Revolution begins. Session 16. Date 2 अक्टूबर 2022. क्रांति की शुरुआत. अध्याय 16वां. सुप्रभात MCL परिवार. मैं मनीषा डोंगरे फिर से आपका स्वागत करती हूँ फ्राइडे वेबिनार के सत्र में, जहाँ मैं आपको शुक्रवार सत्र की झलकियाँ कुछ ही मिनटों में देने का प्रयत्न करूंगी. फ्राइडे सेशन का विवरण कुछ इस तरह से रहा. मंगेश सर ने आज एक कविता से शुरुआत. कविता का शीर्षक था कुछ भी नहीं असंभव जग में. उन्होंने कहा, हाँ, लोगों ने चमत्कार किए हैं. अगर वे अपने मन को जीत लेते हैं तो हम सभी चमत्कार कर सकते हैं. MCL परिवार को प्रेरित करने के बाद वे हमें उस गंभीर खतरे की याद दिलाते हैं जिसका दुनिया सामना कर रही है. हो सकता है कि अभी हमारे घर में आग नहीं लगी है, इसलिए हम शांति से बैठे हैं, लेकिन दुनिया के इस घर में आग लग चुकी है और MCL सबसे पहले उपाय लेकर आया है. आज उनका सुविचार रहा, अगर मंजिल न मिले तो रास्ता बदल दो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां खोते हैं, जड़ें नहीं. उन्होंने कहा कि हमें योजना के विफल होने का डर नहीं होना चाहिए, बस दृष्टिकोण बदले, फिर से शुरुआत करें. यदि आप एक महान कारण के लिए काम कर रहे हैं, आप कई बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप योजना ही बदल दें. यदि यह वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इसे करने का तरीका बदले. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारी टीम में कोई है जो दृढ़ता का सही मायने में एक उदाहरण है, और वो व्यक्ति है हमारी कार्यकारी निर्देशक सुश्री प्राची मैम. उन्हें MCL में विश्वास था. उन्हें विश्वास था कि ये कंपनी वास्तव में दुनिया में बदलाव लाएगी, और उन्होंने अपना काम समर्पण के साथ किया. वह लगातार डटी रही, जो वास्तव में एक कठिन काम था, और उसमें वो सफल भी रही. सेमिनार आगे बढ़ाने के लिए सर ने प्राची मैम का स्वागत किया. सुश्री प्राची मैम ने MCL परिवार का स्वागत किया और एक सवाल पूछा कि कल्पना कीजिए कि आपके सामने पेट भर के खाना रखा है, लेकिन बिना नमक के, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ये बेस्वाद होगा. और ऐसा ही खाना अगर हमें जिंदगी भर खाना पड़े तो कैसा रहेगा? हमने कभी इसकी कल्पना भी नहीं. आज उनका विषय था कच्छ का सफेद सोना. नमक के किसानों को आगरिया कहते हैं. अगर का अर्थ है नमक का खेत. रन में नमक की खेती का 500 से अधिक वर्षों का इतिहास है. वे भारत के कुल नमक उत्पादन का 75% है. हम नमक के उत्पाद में तीसरे नंबर के सबसे बड़े देश है. कच्छ का भूजल समुद्र के पानी से 10 गुना ज्यादा खारा है. अफसोस की बात यह है कि नमक के किसान प्रति टन औसतन केवल 150 रुपए कमाते हैं, जबकि औद्योगिक बाजार में इसकी कीमत 17,000 रुपए प्रति टन है. हम समझ सकते हैं कि ये किसान किस तरह का शोषण का सामना कर रहे हैं. रन के रेगिस्तान में कम आय और शिक्षा सुविधाओं के कमी के कारण किसान के बच्चे गरीबी और खराब स्वास्थ्य के इस चक्र से बहुत कम ही निकल पाते हैं. यह किसान पीढ़ी दर पीढ़ी नमक व्यापारियों के ऋणी रहते हैं. इस कहानी का एक पक्ष और भी है. अत्यधिक नमकीन पानी में लगातार रहने की वजह से इन किसानों के पैर असामान्य रूप से पतले और कठोर हो जाते हैं. दुख की बात यह है, इनका जीवन काल भी कम होता है, लगभग 50 से 60 वर्ष का. मृत्यु उपरांत चिता में इनके पैर नहीं जलते, बल्कि पैर उनके रिश्तेदारों द्वारा एकत्र किए जाते हैं. नमक के साथ एक अलग छोटी सी कब्र में दफनाए जाते हैं, ताकि वे स्वाभाविक रूप से गल जाए. प्राची मैम ने महात्मा गांधी जी के दांडी यात्रा को भी याद किया, जब अंग्रेजों ने नमक बेचने और बनाने का एकाधिकार ले लिया. वे ज्यादातर भारत की भूमि में उत्पादित नमक को अपने देश में निर्यात करते थे और अपने देश की पैकेजिंग के साथ भारत की ही लोगों को करों के नाम पे ऊंचे दाम पे बेच रहे थे. इस दौरान भारतीयों को नमक बनाने और बेचने पर भी रोक लगा दी थी. यहाँ अधिकांश भारतीय जो कि गरीबी में जीने के लिए मजबूर थे, अब तो वो नमक खरीदने के लिए भी समर्थ नहीं थे. अंत में उन्होंने कहा कि MCL ऐसे किसानों के लिए ही नहीं, पर हर किसान के लिए तत्पर होगा. इसके उपरांत आगे उन्होंने श्री श्याम सर का स्वागत किया. डॉक्टर श्री श्याम घोलप सर आते ही उन्होंने आवश्यक प्रश्न पूछा कि क्या हर कोई अपने परिवार के स्वास्थ्य का और स्वयं के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कर रहा है. इस आत्मीय पूछताछ के बाद उन्होंने सत्र की शुरुआत की. MCL होने के नाते जिम्मेदारी लेना. डॉक्टर साहब ने कहा, स्वेच्छा से जिम्मेदारी लेने वाले सिर्फ माता पिता होते हैं. वो प्यार और देखभाल के साथ जिम्मेदारी लेने में सक्षम है. वास्तव में इनके अलावा जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या हम जिम्मेदार लोग हैं? क्या राजनेता से लेके कामगार तक कोई भी जिम्मेदारी से काम करता है? कितने लोग वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं? सभी उद्यम एक विचार से शुरू होते हैं, और अधिकतर वो विचार होता है कि उत्पाद या सेवाओं के साथ अन्य लोगों के जीवन को सुखकर बनाना. कुछ समय बाद इतना अच्छा विचार मुनाफे में खो जाता है.
डॉक्टर श्याम सर के अनुसार कई घटक है जो एक कंपनी को ब्रांड बनाते हैं, लेकिन मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण है जिम्मेदारी। मर्सिडीज, एप्पल, अमेज़न ऐसे उदाहरण हैं जो अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देते हैं। ये सभी स्टार्टअप किसी न किसी सिद्धांत के साथ अस्तित्व में आए हैं। जैसे टाटा का नैनो प्रोजेक्ट असंभव था, लेकिन टाटा मोटर्स ने कर दिखाया। जब MCL की शुरुआत हुई थी तब हमने वादा किया था कि हम किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाएंगे और प्रकृति की सेवा करेंगे। किसानों को दूसरे राज्यों में पलायन करना बंद होगा। हमारे परिवार के कुछ सदस्य पूछते हैं कि हम वो काम क्यों नहीं करते जो दूसरी कंपनियां कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी संस्करण 2। इसके जवाब में उन्होंने कहा, कुछ लोग जो केवल शाब्दिक रूप से बुद्धिमान हैं और तर्क देते हैं कि यदि अंग्रेज हमारी भूमि पे आक्रमण नहीं करते तो हम अभी भी हाथियों की पीठ पर यात्रा करते। विकास और औद्योगिकरण वो भारत के लिए असंभव होता। हम ये नहीं कर पाते। पूरा देश अभी भी गरीब होता। हमें ये समझने की जरूरत है कि वो अपने फायदे के लिए औद्योगिकरण कर रहे थे। उन्होंने ट्रेन का निर्माण किया ताकि नील, कपास, सभी कीमती चीजों को अपने देश लेके जाए और दूसरे देशों को बेचकर भारी मुनाफा कमा सके। वे शोषण और चालाकी करते रहे। वो एक चालाक राजनेता थे, पर भारत के शुभचिंतक बिल्कुल भी नहीं थे। यदि इस भूमि पर आक्रमण न किया होता तो भारत की कहानी कुछ और होती। उन्होंने मुंबई का विकास क्यों किया? उत्तरी क्षेत्र में कई शहर अन्य उत्पादों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने एक बंदरगाह विकसित किया सिर्फ मुनाफे के लिए। वो कोई ईश्वर के भेजे हुए दूत नहीं थे जो भारत के विकास के लिए आए थे। उस वक्त भी अपने ही कुछ भारतीयों के सर उनकी गुलामी में झुके हुए थे। उनके लिए उन्होंने सारी व्यवस्था की। आज परिदृश्य ये है कि हम कुछ कंपनियों के लिए 100% काम करके देते हैं। उनके लिए उत्पादनों का निर्माण करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं, वितरण करते हैं, बिक्री भी करते हैं, जो हमारे भारतीयों को ही बेचा जाता है। और ऐसी कंपनियों में 90% स्वामित्व चीन, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस का है। कई कंपनियां अपने देश में नेक इरादे से शुरू होती है, लेकिन बाद में वे बड़े शुरुआती निवेश के जाल में फंस जाते हैं और अपनी कंपनी में 70 से 90% का हिस्सा उनको अन्य देश की कंपनियों को देना पड़ता है और आखिर में वही मालिक बन जाते हैं। तेल और गैस क्षेत्र। हमारे ईंधन उद्योग में उत्पाद कम है, लेकिन निर्माण करने वाले देशों का एकाधिकार कितना दुर्भावनापूर्ण है, इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आप कोई निर्माण इकाई शुरू करना चाहते हैं, आप दूसरे देशों से उपकरण और मशीन मंगवाएंगे, जहां आपको पहले कुछ राशि जमा करनी पड़ेगी, लेकिन उन उपकरणों को या उन मशीनों को वो बहुत आसानी से वितरित नहीं करेंगे और तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें कंपनी में कोई हिस्सा नहीं मिल जाता। आत्मनिर्भर व्यवसाय। इसीलिए श्याम सर हमेशा कहते हैं, हमारा तहसील स्वयं पूर्ण होगा। जो यही माल बनाएगा और यही बेचेगा, उसे किसी बाहरी देश से कच्चा माल या मशीन मंगवानी ना पड़े। प्रारंभिक अवधि। किसी भी व्यवसाय के लिए प्रारंभिक अवधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ निवेशक है जो पूंजीवादी नहीं है। उनमें से कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो केवल लाभ ही कमाना चाहते हैं और पूरे व्यवसाय का स्वामित्व नहीं। हमें अपने लोगों को अपने राष्ट्र के लिए एक साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। उन्होंने फिर से MCLN को संबोधित किया। डॉक्टर साहब ने कहा, आप बहुत अच्छे लोग हैं। आपने इंटरव्यू दिया है, फिर 15,000 की जनसंख्या को एकत्रित किया है, MVP को जोड़ा है, आप बड़ी परीक्षा से गुजरे हैं। आप लोग एक IAS ऑफिसर की तरह ही है। आप अपने तहसील की पहली नींव है। हम आपके मदद से ही राष्ट्र में ये बड़ा बदलाव आने जा रहा है। क्रांति का सृजन। यदि हम अपने व्यवसाय को 10 गुना बढ़ा देते हैं तो 30% की GDP का आर्थिक विकास संभव है। हमें उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है जिसमें अधिकतम लाभ हो, अर्थात खाद्य क्षेत्र, फल, सब्जी, पानी की आपूर्ति। यह क्षेत्र विविधतापूर्ण है। और दूसरा क्षेत्र है ईंधन का। इसमें उत्पाद तो कम है लेकिन मुनाफा बहुत बड़ा है। हमने एमकोल के साथ क्यों शुरुआत? केवल एक ही उत्पाद हमें ईंधन के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करा सकता है। कोयला सबको तबाह कर रहा है। उन्हें मजाक में कहा कि कुछ पृथ्वीवासी अंतरिक्ष की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपने कारखानों में वो कोयला ही जला रहे हैं। यह अर्थहीन विकास है। फिर उन्होंने कहा, यह केवल भारतीय ही कर सकते हैं। ऐसे पहाड़, नदियाँ, मिट्टी न किसी के पास है और न ही कोई ये कर सकता है। सभी यूरोपीय देश कोयले की ओर लौट रहे हैं। COP27 के बाद 40 देश ऐसे थे जिन्होंने कोयले का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया था। प्राकृतिक गैस की उनकी आवश्यकता को रूस से प्रतिबंधित कर देने से अब उन्हें फिर से ईंधन के लिए कोयले का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे वे इतने खिलाफ थे। उनका ये कोयला विरोधी आंदोलन बस मुंह के बल गिर गया। बिजली उत्पादन के लिए एमकोल पूरी दुनिया लगभग 8000 मैट्रिक जीवाश्म ईंधन का बिजली उत्पादन के लिए उपयोग कर रहा है, जिसमें कोयले की खपत 48% है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हम तरह से अपने एमकोल से बदल सकते। दुनिया में कोई भी परमाणु ऊर्जा नहीं चाहता। परमाणु ऊर्जा के साथ पूरे परिस्थिति की तंत्र को
नष्ट करने में सिर्फ एक क्षण ही काफी है। 10% बिजली परमाणु संयंत्र से बनाई जाती है, उसको भी हम एमकोल से बदल सकते हैं। जल विद्युत उत्पादन संयंत्र बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, वे शहरों से दूर लेकिन प्राकृतिक आवास में बनाई जाती है और वो प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रही है। हमारे देश में हिमालय और उत्तर पूर्व में पूरी तरह से नष्ट हो चुके जलीय प्राकृतिक आवास में पानी की 70% प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। जल विद्युत बनाने के लिए भारी निवेश के साथ केवल 15% से भी कम बिजली उत्पादन करती है। यह पैसे की बड़ी बर्बादी है। डॉक्टर सर उत्तराखंड बाढ़ आपदा की याद दिलाते हैं, जो जल विद्युत परियोजना के कारण हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर विस्फोट, पेड़ की कटाई और सुरंग खोदने का उपयोग किया गया था, जिसके वजह से यह प्राकृतिक आपदा आई थी। प्राकृतिक गैस 23%, हम प्राकृतिक गैस इस्तेमाल करते हैं 23%। इसका भी कोई विकल्प नहीं है। इसका उपयोग करने से भारी पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है, हम इसे भी बदल देंगे। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा मिलाकर तकरीबन 10% हम इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का सबसे अच्छा और हमारे लिए एक मेव स्रोत है, जिस पर हम सभी जीवित है। यदि आप पैनलों का उपयोग करते हैं, उपयोग के बाद कई हजारों टन का यह कचरा कहाँ दफनाएंगे, और 100% सौर ऊर्जा वैसे संभव भी नहीं है, तो हम इसे भी बदल देंगे। कोयले के अन्य उपयोग, होटलों में और कई अन्य उद्योगों में कोयले का उपयोग होता है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। 64% बिजली उत्पादन, 7% स्टील उत्पादन, 1% सीमेंट और 28% अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है। विश्व का कोयले का उपयोग, यदि हम देखें कि दुनिया भर में कोयले की खपत कैसी होती है, तो 58% कोयले का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है, 16% धातु काम यानी लोहा और स्टील बनाने के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए 12% और शेष 14% आवासीय और कृषि आदि के लिए किया जाता है। इतनी मांग क्यों? कोयले की इतनी मांग 4 कारणों की वजह से है। पहला कारण है ये बहुत सस्ता है। दूसरा है विभिन्न उपयोग होने के कारण यह खाना बनाना, ट्रेन चलाना, बिजली हर जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी बड़ी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, पृथ्वी पर ये हर जगह उपलब्ध है। कोयला पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि हम इसका निरंतर उपयोग करते रहे तो भी 500 वर्षों तक ये चलेगा। कोयले का वैश्विक उपयोग, चीन इसका सर्वाधिक उपयोग करने वाला बड़ा एशियाई देश है। उसी तरह से भारत दूसरे नंबर का उपभोक्ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, फिर भी लोग कोयले का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत और चीन में उपयोग में वृद्धि होगी। आज के बाजार में अधिकतम बिक्री योग्य उत्पाद है एमकोल। दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं है। इस स्थिति में अगर हम अपना एमकोल दुनिया को देते हैं तो यह उद्धार करता होगा। एमकोल की क्षमता विश्व उत्पादन का 33% है। किसानों को अधिकतम एमकोल से लाभ प्राप्त होगा। बायोमास के प्रोसेसिंग कार्य, पहले चरण में विश्व का 5% उत्पाद जब शुरू होगा, रोजगार बढ़ेगा। हमें प्रसंस्करण और परिवहन के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। अर्थव्यवस्था जीडीपी फॉर्मेशन, केवल बायोमास का उत्पादन से ही जीडीपी में वृद्धि शुरू हो जाएगी। ज्यादातर लोगों की आय उनकी जरूरतों से कम होती है। महीने के आखिर में कुछ भी बचना मुश्किल होता है। जिनके पास आय का बड़ा स्रोत होता है वह अधिक बचत करते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्हें केनेसियन इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। किन्स के गुणक प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार सरकारी मदद अंततः अतिरिक्त व्यवसाय गतिविधि और अधिक खर्च की ओर जाती है। यह सिद्धांत कहता है कि श्रमिक खर्च करने के लिए तैयार है तो उनकी अतिरिक्त आय, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में परिणामी वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जब हम आय खर्च करते हैं, अन्य व्यवसाय के लाभ को बढ़ावा देती है। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए की अतिरिक्त आय खर्च करता है तो यह बाजार में घूमते हुए धीरे धीरे 1000 रुपए भी हो सकती है। तहसील की जिम्मेदारी, एक परिवार में औसतन 5 लोग और प्रति परिवार औसतन आय 50,000 है। तहसील के सभी लोग एमसीएल में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन एमसीएल के लोगों के द्वारा 30 करोड़ की आय तहसील में परिचालित होगी, क्योंकि वे खर्च करेंगे। यह 30 करोड़ 300 करोड़ की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। सभी लाभान्वित होंगे। सबसे अच्छा उदाहरण जमशेदपुर की अर्थव्यवस्था है। अप्रत्यक्ष रोजगार। आगे उन्होंने तहसील के विकास के बारे में कहा, हमारा सबसे पहला कदम एमकोल का 5% वैश्विक आवश्यकता उत्पादन है। तहसील में 200 टीपीडी प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य है। 200 टन से 1 एमबीएस को शायद कम लाभ होगा, लेकिन मात्रा इतनी बड़ी है कि प्रत्येक नई एमकोल परियोजना के साथ उसकी आय में वृद्धि होगी। किसानों को लाभ बहुत होगा और यह हमारा पहला लक्ष्य है। तहसील के लिए सीएसआर, इस सीएसआर से इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आपके तहसील की तस्वीर बदल देगा। कार्यालय
क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन, अमल करने वाली कुछ बातें उन्होंने कहा, जिसमें पहला पॉइंट रहा स्थान को निश्चित करना। उन्होंने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द स्थान निश्चित करें। नर्सरी का गठन, किसानों को सही पौधे प्रशिक्षण देने के लिए तहसील में 2 नर्सरी आवश्यक, मार्गदर्शन के साथ प्रशिक्षण। आपको अपनी तहसील में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए पहले खुद प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। स्थानीय टीम निर्माण, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अपनी खुद की टीम बनाए। किसानों के लिए कई संस्थान काम कर रहे हैं, कई अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। विकसित और विकासशील देशों के बीच का एक ही अंतर है, विकसित देश अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा अपनी एक मजबूत टीम बनाओ। नेपियर नर्सरी अलग व्यवसाय का अवसर, यह आपको कारखाने के अलावा अन्य लाभ भी है। नेपियर घास की नमी कम करना, अन्य सभी लोग सूखा जैव पदार्थ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम हरे घास को खरीद रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती घास को सुखाने में होगी। डॉक्टर साहब ने एमसीएल परिवार को अपील की है कि वे सोचे, घास को सुखाने पर कुछ अच्छे विचार प्रदान करें, ऐसी अपील की है। परिवहन और रसद गतिविधियां, यह भी एक लाभदायक उद्यम है। किसानों और कृषि क्षेत्रों की चुनौतियों को समझे। विभिन्न वातावरणों में विभिन्न समस्याएं हैं और केवल स्थानीय लोग ही उसका समाधान जानते हैं, इसलिए अपनी स्थानीय टीम के साथ उनकी समस्याओं पे काम करें। समय सरणी निर्माण करें, समय सरणी यानी टाइम टेबल बनाएं। उत्पाद निर्माण के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग यानी पीछे की ओर गणना करने के लिए शुरू करें। और आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं उसे पीछे जाकर अपनी पहली चीज कब करनी होगी इसकी तारीख निकालो। कच्चे माल की उपलब्धता की गणना करें। जब आप तैयार हो, आपको उचित मात्रा की घास आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। घास के रोपण के समय की गणना करें। आवश्यक कच्चे माल के लिए आपको घास के रोपण का समय की गणना करनी होगी। किसानों के लिए नर्सरी तैयार करना और पौध सामग्री उपलब्ध करना, इसके लिए योजना बनानी होगी। और पौध सामग्री की उपलब्धता, इसके लिए भी योजनाबद्ध काम करना होगा। स्थान को चुनना और कागजात तैयार करना, इसमें समय लगता है और इस भाग को जल्दी से जल्दी करिए। स्थान पहचान और बातचीत, कई लोगों से बात करके आप प्रशिक्षित हो रहे हैं। इसी तरह से इन 5 पॉइंट्स में उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग को समझाया है। अपने उत्तरदायित्वों को समझे। एमकोल से शुरुआत करना एक सही तरीका है। हम बाजार में उपलब्ध सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। बेहतर आय के लिए कोई भी परिवार को छोड़ के नहीं जाएगा। हम ईंधन, जैविक खेती, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद का उत्पादन करेंगे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, न केवल सम्मानजनक आय बल्कि आकर्षक आय का स्रोत भी है। बैंगनी क्रांति, गंध रसायन, अभी के समय के लिए इसका उत्पादन जम्मू में हो रहा है। हम जल्द ही इस सेक्टर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। समुदाय, हमें एक ऐसा समुदाय बनाना है जो नदियाँ, प्राकृतिक आवास और कई सहजीवों के लिए जिम्मेदारी लेगा। जो लोग हमारी माँ प्रकृति की परवाह करते हैं, ऐसे लोगों की एक टीम बनाए। सुजलाम सुफलाम राज्य, पूरी दुनिया एक दिन मानेगी एमसीएल की क्रांति ही दुनिया में परिवर्तन लाई है। इसी के साथ डॉक्टर सर ने हम सभी से विदा ली। आगे श्री डॉक्टर लवेश सर ने बागडोर संभाली। एमसीएल एक अलग ही जगह है। एमसीएल क्रांति लाएगा और दुनिया इसे देखेगी। डॉक्टर श्री लवेश सर ने सभी सम्मानित वक्ताओं को धन्यवाद किया और कहा, एक और शुक्रवार और हमारे दिलो दिमाग पे श्याम सर का जोरदार वार, हमारे सोच पर जबरदस्त प्रहार। उन्होंने डॉक्टर श्याम सर को संबोधित करते हुए कहा, आप लगातार जानकारियों से हमारे मस्तिष्क को उजागर करते रहते हैं। हर शुक्रवार को आप आदर्श राज्य जिसके हम सपने देखते हैं उसको हमारे आंखों के सामने खड़ा कर देते हो, जो हमें आत्मविश्वास देता है कि हम अधिक सपने देखें और जो हम सोचते हैं उससे भी अधिक कुछ करने के लिए डॉक्टर सर हमें प्रेरित करते हैं। डॉक्टर लवेश सर ने डॉक्टर श्याम सर को इस प्रयास के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सुश्री प्राची मैम को आगरिया किसानों के बारे में जागरूकता के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कुछ जगहों पे मूलभूत जरूरतों की भी कमी है, लेकिन एमसीएल जिम्मेदारी लेगी और हम बदलाव लाएंगे। एमबीएस जिन्हें वास्तव में बदलाव करने का अवसर मिला है, इसलिए अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करें। उन्होंने एमसीएल के सपने पे और डॉक्टर श्याम सर के सपने पे विश्वास करने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद दिया। अपनी प्रसिद्ध पंक्ति के साथ उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। आपको अपने देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने का रास्ता है। मंगेश सर ने सभी वक्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि यह देखने के लिए कि मेरा परिवार ही मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा राष्ट्र, मेरा तहसील, मेरा गांव भी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने डॉक्टर सर के इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए धन्यवाद दिया, सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि आपकी वजह से ही हम इतने सारे तालुका में बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। उन्होंने सभी एमसीएल परिवार को स्वयं की देखभाल करने का अनुरोध किया और सत्र समाप्त किया और इसी तरह से फ्राइडे का सत्र समाप्त हुआ। मैं मनीषा डोंगरे, तालुका वलसाड़, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते। अपना ख्याल रखें। सभी एमसीएल परिवार का और मान्यवरों का दिन शुभ हो। जय भारत, जय एमसीएल।